Today we will start our new chapter, Geography chapter for Agriculture. बच्चों, आज हम अपना ज्योग्राफी का न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. आवर फोर्थ चैप्टर इज़ एग्रीकल्चर. तो देखिए बेटा, आज हम इस चैप्टर के अंदर एग्रीकल्चर के बारे में जो कृषि है उसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं. बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इजी है. आप सभी बच्चों को ध्यान से सुनना है इसको, और कहीं प्रॉब्लम आती है तो उसको वीडियो को एक बार में समझ नहीं आता है बेटा, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए. आई होप आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाएगा. मैं आपको इसे बहुत ही इजी लैंग्वेज में करवाने जा रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे. तो देखिए बेटा, जो एग्रीकल्चर है उसके बारे में हम इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे. तो हम इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि जो कृषि है वो हमारा भारत है, उसके अंदर कृषि कितने प्रकार की कृषि की जाती है, किस किस मौसम के अंदर कौन कौन सी फसलें ग्रो की जाती हैं, कब उन्हें हार्वेस्ट किया जाता है, कब उन्हें राइप किया जाता है. तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं. ओके, तो देखिए बेटा, जो हमारा भारत है, इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट कंट्री. जो भारत है वो क्या है, कृषि प्रधान देश है. हमारे भारत के अंदर 75% जो लोग हैं वो किससे, कृषि से जुड़े हुए हैं. 75% लोगों का जो कार्य है वो क्या है, कृषि से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है. 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन, जो भारत की 2/3 जनसंख्या है वो किससे, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से जुड़ी हुई है. और जो एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी है, एक प्राथमिक कार्य है. और जो क्या है, विच प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ फूड दैट वी कंज्यूम, हम जितना भी जो भी हम भोजन खाते हैं, फूड हम लेते हैं, वो सभी क्या है, उन सभी लगभग सभी चीज़ों को हमारे भारत के अंदर ग्रो किया जाता है. बिसाइड फूड ग्रेन्स इट ऑल्सो प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज. ना केवल फूड ग्रेन्स बल्कि इसके अलावा जो कुछ फूड ग्रेन के अलावा कुछ उत्पाद, बहुत सारे उत्पाद हैं. इन सभी चीज़ों के अतिरिक्त जो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल्स हैं, उसको भी क्या है, इंडस्ट्रीज़ के लिए जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उसको भी हमारे भारत के अंदर ग्रो किया जाता है. जैसे कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस एक्सेट्रा आर ऑल्सो एक्सपोर्टेड. और इन सब चीज़ों को क्या एक्सपोर्ट किया जाता है, यानी कि एक्सपोर्ट होता है बेटा बाहर भेजना. इन्हें हमारे भारत से बाहर निर्यात किया जाता है, भेजा जाता है. अब आगे देखिए बेटा, आगे अब टाइप्स ऑफ फार्मिंग. अब देखिए, जो फार्मिंग है हमारे भारत के अंदर वो अलग अलग प्रकार से, अलग अलग टाइप्स की कृषि भारत में पाई गई है. तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग के अंदर देखिए, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, एग्रीकल्चर इज एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आवर कंट्री. हमारे भारत के अंदर जो एग्रीकल्चर है बहुत ही पुराने समय से की जाती है. मतलब ये कोई आज का कार्य नहीं है, बहुत ही लगभग हजारों साल पुराना कार्य है. पुराने समय के अंदर जो आदिवासी लोग थे वो भी क्या है, एग्रीकल्चर से ही जुड़े हुए थे, खेती से जुड़े हुए थे. तो जो एग्रीकल्चर है, फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कमर्शियल टाइप एट प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया. हमारे एट प्रेजेंटली हमारे भारत के अंदर अलग अलग प्रकार के एरियाज़ के ऊपर अलग अलग प्रकार की कृषि की जाती है. तो इसके टाइप्स में देखिए बेटा, सबसे फर्स्ट टाइप इज़ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. फर्स्ट टाइप इज़ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. इसे हिंदी में क्या बोला जाता है बेटा, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि. तो इसके अंदर देखिए क्या होता है, इस टाइप की जो फार्मिंग होती है ये भारत के कुछ एरियाज़ के अंदर ही की जाती है. और इस टाइप की जो फार्मिंग होती है उसके अंदर क्या, किस टाइप से देखिए फार्मर्स फार्मिंग करते हैं कि किसी एक छोटे से खेत के ऊपर, छोटे से एरिया के ऊपर क्या है, इस टाइप की कृषि को किया जाता है. और किसकी हेल्प से, जो छोटे छोटे जो औजार होते हैं, टूल्स होते हैं लाइक हू, डाओ एंड डिगिंग स्टिक्स एंड फैमिली कम्युनिटी लेबर. मतलब छोटे छोटे जैसे कुल्हाड़ी है, हल है जिससे खेतों को जोता जाता है, और डिगिंग स्टिक्स हैं, मतलब खोदने की जो स्टिक्स होती हैं. और इसके अलावा जो मज़दूर होते हैं उन सभी की हेल्प से क्या है, इस प्रकार की कृषि की जाती है. और इस टाइप की जो कृषि होती है वो टोटली मानसून पर डिपेंड करती है कि जब मानसून होता है उस टाइम ही क्या है, इस टाइप की कृषि को किया जाता है. और नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सोइल एंड सुटेबिलिटी ऑफ अदर एनवायरमेंटल कंडीशन टू द क्रॉप्स ग्रो.
और इस प्रकार की जो कृषि होती है वो मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए जितनी भी नेचुरल जो कंडीशंस होती हैं उन सभी के ऊपर ये डिपेंड करती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसे स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। तो देखिए बेटा, स्लैश और बर्न क्या होता है? स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर के अंदर क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं वो खेत के एक छोटे से एरिया को पहले क्लियर करते हैं, उसे साफ़ करते हैं, उसके ऊपर अलग अलग प्रकार की फसलों को ग्रो करते हैं, और कुछ समय बाद जब वो उस एरिया की फर्टिलिटी कम हो जाती है तो वो उस एरिया को छोड़कर फिर दूसरी जगह पर चले जाते हैं, और दूसरी जगह पर जाकर भी क्या है वो वही प्रोसेस फिर से करते हैं, उस एरिया को क्लियर करते हैं, वहाँ पर जो लकड़ी वगैरह जो मतलब जो मटेरियल होता है उस मटेरियल क्या है वो वहीं पर ही जला देते हैं, और जलाने के बाद उसकी जो राख होती है उस राख को क्या है उसी खेत के अंदर, उसी लैंड के अंदर फैला देते हैं, बिखेर देते हैं। उसके बाद उस एरिया के ऊपर कुछ समय तक वो कृषि करते हैं। तो इस प्रकार से इसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहा जाता है। और जिस एरिया को वो छोड़कर चले जाते हैं वो क्या है उस एरिया की जो प्रोडक्टिविटी होती है उस एरिया की वो कम हो जाती है, इसलिए उस एरिया को छोड़कर वो दूसरी जगह पर चले जाते हैं। बट जो नेचुरल प्रोसेस है उसके द्वारा जो वहाँ की मिट्टी होती है वो अपनी फर्टिलिटी को फिर से अगेन गेन कर लेती है। तो इस प्रकार से ये जो इस टाइप की स्लैश एंड बर्न जो एग्रीकल्चर है उसे अलग अलग एरियाज़ के अंदर अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो देखिए बेटा, कौन कौन से एरिया में इसे किस किस नाम से जाना जाता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी को इसको ध्यान रखना है और लर्न भी करना है बेटा आप सबको, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर आपसे ज़रूर पूछा जाता है। तो देखिए कि किस एरिया के अंदर इस प्रकार की कृषि को किस नाम से, स्लैश एंड बर्न जो कृषि है, तो देखो इसके अंदर इट इज़ झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक जैसे आसाम, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड के अंदर इसे क्या है झूमिंग के नाम से जाना जाता है। और मणिपुर में इसे पामलाऊ के नाम से, बस्तर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसे दीपा के नाम से, बस्तर है छत्तीसगढ़ में, और अंडमान निकोबार के अंदर भी इसे किसके दीपा के नाम से ही जाना जाता है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो देखिए इसके अंदर कौन कौन से नाम है बेटा। इसको जो झूमिंग है वो उसे झूमिंग, इसको एग्रीकल्चर को मैक्सिको, और मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर भी इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका के अंदर इसे मिल्पा के नाम से जानते हैं। वेनेजुएला के अंदर इसे कोनुको के नाम से जानते हैं। ब्राज़ील में रोका, सेंट्रल अफ्रीका मासोल, और इसके अलावा इंडोनेशिया में लदांग, और वियतनाम में रे के नाम से इसे जाना जाता है। ये तो थे बेटा अदर कंट्रीज़ में। अब भारत के अंदर देखिए, भारत के अंदर इसे भारत में जो कृषि है इसे जैसे मध्य प्रदेश में इसे बेवार या दहिया के नाम से जानते हैं, और आंध्र प्रदेश में पोडू और पेंडा के नाम से, उड़ीसा में पामाडाबी या कोमान या बरिंगा के नाम से, पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बालरे या वाल्टरे, और हिमालयी एरियाज़ के अंदर खिल, और झारखंड में कुरुवा, और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में इसे झूम। इस प्रकार से इसे अलग अलग एरियाज़ के अंदर अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है। ओके बेटा, लेकिन मेन इससे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट नाम है वो इसका क्या है, झूमिंग कृषि के नाम से इसे सबसे ज़्यादा जाना जाता है। तो ये था बेटा फर्स्ट टाइप प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जिसे हिंदी में प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, जो पुराने समय से ही चली आ रही है उसके नाम से जाना जाता है। ये देखिए बेटा जो डायग्राम है ये इस टाइप से ही दिखाया गया है। तो ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये इस डायग्राम के अंदर यही दिखाया गया है कि स्लैश एंड बर्न। इसके अंदर देखिए इस खेत को ही यहाँ पर क्या है जो पुराने जो मतलब बचे हुए जो टुकड़े वगैरह रह जाते हैं फसलों को के बाद के जो लकड़ी वगैरह रह जाते हैं उनको यहीं पर ही जला दिया जाता है, इसकी राख को यहीं पर ही बिखेर दिया जाता है, उसके बाद इसके ऊपर खेती की जाती है। तो ये अलग अलग एरियाज़ के अंदर अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट टाइप आती है बेटा आपकी सेकेंड टाइप इज इंटेंसिव। सेकेंड टाइप है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सेकेंड टाइप को इंटेंसिव सब्सिस्टेंस हिंदी में कहा जाता है गहन जीविका कृषि। तो गहन जीविका कृषि इसके अंदर देखिए इस टाइप की जो कृषि होती है वो देखिए ऐसे एरियाज़ में की जाती है जहाँ पर हाई पॉपुलेशन
मतलब ऐसे एरियाज़ में होती है जहाँ पर जनसंख्या बहुत अधिक होती है, और ये मोस्टली लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होती है। इसके अंदर क्या है, सारा जो कार्य होता है वो लेबर मैनुअल होता है, मज़दूरों के द्वारा किया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर हाई डोज यानी कि हाई इरिगेशन के लिए, हायर प्रोडक्शन के लिए यहाँ पर क्या है, कई बार केमिकल्स को भी यूज़ किया जाता है ताकि इससे अच्छी प्रोडक्शन हो सके। और दो द राइट ऑफ इनहेरिटेंस, जो सरकार की तरफ से जो हमारा खुद मतलब ये एक लॉ चलाया गया था, एक कानून था कि अपने खुद राइट ऑफ इनहेरिटेंस की, जो जिसके पास अपना खुद का लैंड है उसके अकॉर्डिंग क्या है, जनरेशन हैज़ रेंडर्ड लैंड holding size uneconomical, the farmer continue to take maximum output from the limited land in the absence of alternative source of livelihood। पुराने समय से ही क्या है बेटा, जो फार्मर्स हैं उनको क्या है, मतलब सरकार की तरफ से कानून भी बनाया गया है, बट क्या है उस कानून को कोई भी फॉलो नहीं करता है। जो गरीब मजदूर हैं उनके साथ क्या शोषण किया जाता है, उनके जो लाइवलीहुड के जो सोर्स हैं वो उनसे छीन लिए जाते हैं। तो और इसकी वजह से क्या है, जो देयर इज इनर माउस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चरल लैंड, और इस वजह से क्या है कि जो कृषि का क्षेत्र है उसको बहुत अधिक प्रेशर आ रहा है। ठीक है, आगे देखिए बेटा, जो थर्ड टाइप है वो आती है कमर्शियल फार्मिंग। थर्ड टाइप इज़ कमर्शियल फार्मिंग। तो ये क्या है, इसे व्यापारिक कृषि हिंदी में कहा जाता है। तो देखो जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा है, कमर्शियल मतलब इसका क्या है, बहुत ब्रॉड लेवल के ऊपर इसके अंदर प्रोडक्शन की जाती है। तो इसके अंदर क्या है, अच्छी प्रोडक्शन के लिए क्या है, हाई वैरायटी की सीड्स, HYV सीड्स को यूज़ किया जाता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया जाता है, हायर डोजेस यूज़ होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ होते हैं, पेस्टिसाइड्स, ताकि क्या है जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत हाई लेवल के ऊपर प्रोडक्टिविटी यहाँ से प्राप्त की जा सके। क्योंकि ये टोटली क्या है, कमर्शियल टाइप की फार्मिंग है, और इसके अंदर क्या है, बहुत बड़े बड़े लैंड एरियाज़ होते हैं, बड़े बड़े एरियाज़ के ऊपर क्या है, बहुत अधिक मात्रा के अंदर प्रोडक्शन इसके अंदर की जाती है। और मोस्टली जो सारा वर्क होता है मशीनों के द्वारा, इसके अंदर बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा ये प्रोडक्टिविटी होती है, सारा कार्य होता है। तो इस प्रकार की जो कृषि है, एग्जाम्पल के लिए राइस इज़ कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब। हरियाणा और पंजाब के अंदर जो राइस चावल की कृषि है वो कैसे कमर्शियल क्रॉप है, और बट इन उड़ीसा इट इज़ ए सबसिस्टेंस क्रॉप। लेकिन उड़ीसा के अंदर क्या है, ये सबसिस्टेंस क्रॉप के रूप में इसको पर कार्य किया जाता है। ओके बेटा, आगे देखिए, अब नेक्स्ट आता है प्लांटेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। जो प्लांटेशन है, प्लांटेशन को हिंदी में बोला जाता है रोपण कृषि, तो वो भी क्या है, किसका, कमर्शियल फार्मिंग का ये एक एग्जांपल है। इस टाइप की जो फार्मिंग होती है इसके अंदर क्या है, एक बहुत बड़े एरिया के ऊपर सिंगल क्रॉप को ग्रो किया जाता है। उसके अंदर एक बार में कई फसलें ग्रो नहीं किया जाती, इसमें सिर्फ एक सिंगल क्रॉप को, इसमें बहुत बड़े एरिया पे सिंगल क्रॉप को ग्रो किया जाता है। और प्लांटेशन हैज interface of agriculture and industry. Plantations cover large tracts of land using capital intensive inputs with the help of migrant laborers। और इसके अंदर क्या है, मज़दूरों को ज़्यादा से ज़्यादा मज़दूरों को लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश की जाती है। भारत के अंदर चाय, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना, ये सभी क्या है, प्लांटेशन क्रॉप के अंदर इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप हैं। और चाय क्या है, आसाम और नॉर्थ बंगाल, कॉफ़ी इन कर्नाटका आर सम इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स ग्रोन इन दीज स्टेट्स। इन स्टेट्स के अंदर क्या है, चाय और कॉफ़ी को प्रोड्यूस किया जाता है। और इसके अंदर क्या है, जो हर चीज़ क्या है हाई लेवल की होती है। तो जो मार्केटिंग के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, कम्युनिकेशन कनेक्शन भी बहुत वेल एंड गुड होता है, ताकि और जो मार्केट्स हैं वो क्या है, इंडस्ट्रीज़ और मार्केट्स इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ताकि इन सभी की हेल्प से क्या है, जो प्लांटेशन का कार्य है वो क्या है, पूरी तरह से सक्सेस हो सके, डेवलप कर सके। ओके, आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट आता है, ये देखिए आपके ये डायग्राम में दिखाया गया था, बनाना प्लांटेशन इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। देखिए ये भारत का जो सदर्न एरिया है वहाँ पर बनाना प्लांटेशन किया गया। ये बैम्बू प्लांटेशन है, जो बांस होता है बैम्बू, वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर उसके डायग्राम्स दिखाए गए हैं। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट हेडिंग आती है क्रॉपिंग पैटर्न।
क्रॉपिंग पैटर्न के अंदर देखिए क्या क्या बताया गया। क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है कि भारत के अंदर देखिए हर प्रकार की ऋतुएं आती हैं। गर्मियों में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, सर्दियों में सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, और जब मानसून का टाइम आता है जिस समय बारिश का मौसम होता है, तो ज़रूरी नहीं है बेटा हर फसलें सर्दियों में ग्रो की जाएँ, हर फसलें गर्मियों में ही या हर फसलें मानसून में ही। तो हर फसल को की रिक्वायरमेंट क्या है, अलग अलग प्रकार की, हर क्रॉप की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो उस रिक्वायरमेंट के बेस के ऊपर हम इंडिया हैज़ 3 क्रॉपिंग सीजन, हमारे भारत के अंदर मेन 3 क्रॉपिंग सीजन्स आते हैं। उसमें देखिए कौन कौन से क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं। तो क्रॉपिंग सीजन के अंदर देखिए बेटा, फर्स्ट इज रबी, सेकंड इज खरीफ एंड थर्ड इज जायद। रबी, खरीफ और जायद तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट, और तीनों ही सीज़न के अंदर अलग अलग प्रकार की क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। तो सबसे पहले अब हम रबी के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए रबी क्रॉप्स, ये देखिए फर्स्ट नंबर आ रहा है बेटा, रबी क्रॉप्स, ये है फर्स्ट नंबर। तो रबी के अंदर देखिए रबी क्रॉप्स आर सॉन इन विंटर एंड फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून। जो रबी की क्रॉप्स होती है इन्हें सर्दियों में बोया जाता है। सॉन होता है बोना, बोया जाता है मतलब फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में इन्हें इनके बीज को रोपित किया जाता है, बोया जाता है। एंड हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून, और इन्हें गर्मियों में हार्वेस्ट कर लिया जाता है, यानी इनकी कटाई कर ली जाती है। अप्रैल से लेकर जून के महीने तक इनकी कटाई हो जाती है। और रबी की क्रॉप्स में मुख्य फसलें कौन सी हैं, वीट, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड, ये सारी रबी की क्रॉप्स में आती हैं। और इस प्रकार की जो जितनी भी क्रॉप्स हैं वो क्या है, भारत के बहुत बड़े एरिया के ऊपर इन्हें ग्रो किया जाता है, जिसमें कौन कौन से एरियाज़ आते हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। ये सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर क्या है, रबी की क्रॉप्स को बहुत बड़े लेवल के ऊपर ग्रो किया जाता है। और इसके अंदर कौन कौन सी वीट एंड रबी क्रॉप्स बहुत इम्पोर्टेंट इसके अंदर आती हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर मंथ्स ड्यू टू द वेस्टर्न, और इसके अलावा सर्दियों के अंदर, सर्दियों में जो बेटा देखिए जो वेस्टर्न साइड से जो वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स आते हैं उसकी हेल्प से भी ये उनकी वजह से क्या है, इन क्रॉप्स को बहुत अधिक फ़ायदा होता है। और भारत के अंदर जो ग्रीन रेवोल्यूशन, जो हरित क्रांति है, उसके द्वारा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अंदर भी क्या है, बहुत बड़े लेवल के ऊपर रबी क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। ये तो था रबी। अब नेक्स्ट आता है खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स में देखिए बेटा कौन कौन सी आती हैं। खरीफ क्रॉप्स के अंदर देखिए सेकंड है खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स में देखिए खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ द मानसून। ऑनसेट होता है जैसे ही भारत में मानसून आता है, जैसे जो जून जुलाई का जो मौसम होता है, इन डिफरेंट मतलब जस्ट ये लगा लीजिए उसकी जैसे ही हार्वेस्टिंग होती है उसके जस्ट तुरंत बाद क्या है, खरीफ की क्रॉप्स स्टार्ट हो जाती है। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री एंड दीज आर हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स, और इन्हें क्या है सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्ट कर लिया जाता है। ओके बेटा। और इम्पोर्टेंट क्रॉप्स इसमें कौन कौन सी है, पैडी होती है धान, जिसे चावल कहा जाता है, राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट और सोयाबीन। ये सारी किस्में आती है खरीफ की फसल के अंदर, ये सारी आती हैं। और कौन कौन से एरियाज़ के अंदर इन्हें ग्रो किया जाता है, तो एरियाज़ देखिए बेटा इसके अंदर कौन कौन से एरियाज़ आते हैं। इसमें एरियाज़ आते हैं आसाम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र और कोंकण कोस्ट। इन सभी एरियाज़ के अंदर क्या है, खरीफ की क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। आगे देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर भी इनको ग्रो किया जाता है। और रिसेंटली जो पैडी है यानी कि धान, जो मैंने अभी आपको बताया था, इसे चावल कहा जाता है। यह पंजाब और हरियाणा की बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रॉप के अंदर अब इसका नाम आता है। और असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन ए ईयर। इन तीनों स्टेट्स के अंदर एक साल के अंदर 3 प्रकार की पैडी क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, 3 टाइप्स की। तो उसमें कौन कौन सी आती हैं, ओस, अमन और बोरो, ये तीनों ही किसमें आती हैं, चावल के प्रकार हैं ये। और इन तीनों को ही कौन कौन से स्टेट में, आसाम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के अंदर ग्रो किया जाता है। और जब
इन बिटवीन रबी एंड खरीफ सीजन, रबी और खरीफ के बीच का जो मौसम बच जाता है, बहुत ही शॉर्ट पीरियड होता है। इस पीरियड के अंदर जायद की फसलों को ग्रो किया जाता है, जिसे जायद सीजन के नाम से जाना जाता है। और इनके अंदर देखिए कौन कौन सी जो इसके अंदर बहुत थोड़ा समय होता है इनके पास, और थोड़े समय के लिए ही ये चीज़ें आती हैं, जैसे वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स एंड फोडर क्रॉप्स। फोडर क्रॉप्स होते हैं बेटा पशुओं का चारा। तो और शुगर केन एक ऐसी फसल जो क्या है, जिसको तैयार होने में पूरा 1 साल लग जाता है। उसका ना सर्दी भी आ जाती है, गर्मी भी आ जाती है, मानसून भी, सारे मौसम इसमें आ जाते हैं। ओके, आई होप बेटा आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए बेटा, अब आगे करते हैं हम। नेक्स्ट अपना आता है मेजर क्रॉप्स। तो मेजर क्रॉप्स के अंदर देखिए बेटा, अब कौन कौन सी क्रॉप्स हमारे भारत के अंदर ग्रो की जाती है। तो मेजर क्रॉप्स में देखिए, वैरायटी ऑफ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ। हमारे भारत के अंदर अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, अलग प्रकार का क्लाइमेट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या अलग अलग प्रकार की ही क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। तो अब हम सारी जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं उसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट आती है, फर्स्ट वन इज राइस। सबसे फर्स्ट नंबर किसका आता है बेटा, राइस का। तो चावल को देखिए, चावल क्या है, हमारे भारत की एक सबसे फर्स्ट स्टेपल फूड में आता है, सबसे ज़्यादा जिसे हमारे भारत के अंदर खाद्यान्न के रूप में यूज़ किया जाता है, खाने में यूज़ किया जाता है। और इंडिया आवर कंट्री सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस आफ्टर चाइना, मतलब चाइना के बाद, यानी कि फर्स्ट नंबर किसका है, चाइना का है, सेकंड नंबर इंडिया का है। तो फर्स्ट नंबर पे चाइना में राइस ग्रो होता है, सेकंड नंबर में भारत में राइस ग्रो किया जाता है। एंड इट इज या खरीफ क्रॉप, जो राइस है वो खरीफ क्रॉप है, जिसको हाई टेम्परेचर की लगभग 25 डिग्री सेल्सियस तक की टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। एंड हाई ह्यूमिडिटी विद एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर, इसे 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की ज़रूरत होती है। और जहाँ पर पानी कम होता है, यानी बारिश कम होती है, वहाँ पर क्या इरीगेशन की हेल्प से राइस को ग्रो किया जाता है। ओके बेटा, आगे देखिए। अब ये राइस का हो गया, ये देखिए राइस कल्टीवेशन दिखाया हुआ है। ये इसके लिए राइस के जो बाग खेत होते हैं उनके अंदर क्या है, पानी, खड़े पानी के द्वारा इसे ग्रो किया जाता है। राइस इज ग्रोन इन प्लेन ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, कोस्टल एरियाज एंड डेल्टाइक रीजन्स। एंड और जहाँ जिन एरियाज़ के अंदर बेटा बारिश कम होती है, वहाँ पर क्या है, इरिगेशन के द्वारा, ट्यूबवेल्स के द्वारा वहाँ पर राइस को ग्रो किया जाता है। जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पर क्या है, बारिश कम होती है, तो यहाँ पर क्या है, इन ट्यूबवेल के द्वारा यहाँ पर सिंचाई की जाती है, और जिसके द्वारा चावल को ग्रो किया जाता है। ओके, सेकंड आती है बेटा, सेकंड आती है वीट। अब वीट के अंदर देखिए, वीट क्या है, गेहूं जिसे कहा जाता है। जो गेहूं है वो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेरियल क्रॉप है भारत की, और यह मेन फूड क्रॉप है। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ कंट्री के अंदर इसे ग्रो किया जाता है। यह एक रबी की फसल है, जिसके लिए क्या है, इसे बहुत तेज सनशाइन की आवश्यकता होती है। एंड इट रिक्वायर्स 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, और इसे 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की ज़रूरत होती है। और 2 प्रकार के जोन्स के अंदर वीट को ग्रो किया जाता है, गंगा सतलुज प्लेन्स इन नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक सॉइल रीजन्स ऑफ डेक्कन प्लेटू का जो काली मिट्टी है उसके उस एरिया के अंदर भी। और मेजर फूड प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में कौन कौन आते हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा, थर्ड वन इज, ये हो गया वीट का। नेक्स्ट आता है मिलेट्स। मिलेट्स होता है मोटे अनाज। मिलेट्स के अंदर देखिए बेटा, जो मिलेट है, मिलेट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, मिलेट्स होता है मोटे अनाज, जिसमें क्या क्या आता है, ज्वार, बाजरा और रागी। ये तीनों ही क्या है, भारत के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हालांकि वैसे तो ये मोटे अनाज में आते हैं, लेकिन ये क्या है, बहुत ज़्यादा इनके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। एग्जाम्पल की जो रागी है वह उसके अंदर आयरन, कैल्शियम, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और रफेज बहुत अधिक मात्रा में पाए गए हैं। जो ज्वार है वह भारत की तीसरे नंबर की इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप के अंदर आती है। और ये इसके लिए क्या है, मॉइस्ट एरियाज़ यानी कि नमी वाले एरियाज़ की ज़रूरत होती है, जहाँ पर इसे ग्रो किया जाता है। और ज्वार कहाँ कहाँ पर ग्रो होता है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन एरियाज़ के अंदर ज्वार को ग्रो किया जाता है। मध्य प्रदेश। आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट आता है, ये हो गया है किसका, ज्वार का। नेक्स्ट आता है बाजरा। जो बाजरा है वो क्या है, उसे सैंडी सॉइल के अंदर या
ब्लैक सॉइल में ग्रो किया जाता है। और कौन कौन से एरियाज़ हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा, यहाँ पर बाजरे को ग्रो किया जाता है। रागी क्या है, ये रेड, ब्लैक, सैंडी और लूमी सॉइल के अंदर इसे ग्रो किया जाता है। और कौन कौन से स्टेट्स हैं, कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसे ग्रो किया जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा मेज़ में देखिए मक्का जिसे कहा जाता है। मक्का को क्या है, मक्का फूड और फोडर दोनों है, मतलब खाया भी जाता है, उसे पशुओं के चारे के रूप में भी यूज़ किया जाता है। इसके लिए 21 से 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। एलुवियल सॉइल की आवश्यकता होती है। और इसके लिए HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, हाई यील्ड के जो सीड्स होते हैं, अच्छे उन्नत किस्म के बीज, फर्टिलाइजर और इरिगेशन की आवश्यकता होती है। कौन कौन से स्टेट्स में मेज को ग्रो किया जाता है, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इसे ग्रो किया जाता है। ये था बेटा मेज, मक्का। ये मेज की कल्टीवेशन देखिए यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। ये इसका मैप है। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट आता है पल्सेस, जिसे दालें कहा जाता है। तो जो दाल है, भारत क्या है, बहुत ही मतलब प्रोड्यूसर भी है बहुत बड़ा और इसका कंज्यूमर भी है दाल का हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो मेजर जो दाल है क्या है, हमारे खाने का एक बहुत ही मेन डाइट के अंदर रूप में भी यूज़ किया जाता है और इसके अंदर प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा के अंदर होता है। तो कौन कौन सी दाल भारत में ग्रो होती हैं, उड़द, मूंग, मसूर, पीस, ग्राम, इन सभी को ग्रो किया जाता है। और जो दाल होती है उन्हें नीड लेस मॉइस्चर, मतलब कम मॉइस्चर के अंदर, कम नमी वाले एरिया के अंदर भी ये ग्रो कर जाती हैं। और दाल के जो पौधे होते हैं उनको क्या है, फलीदार होते हैं, लुगिमियस स्टॉक होता है, फलीदार होते हैं। और इनके अंदर क्या है, नाइट्रोजन को, ये मिट्टी के अंदर से क्या है, नाइट्रोजन को होल्ड करके रखते हैं एयर के अंदर से, फ्रॉम द एयर। और इसके द्वारा क्या है, ये अपने आप ही ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, इन्हें ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। मेजर पल्सेस स्टेट्स कौन कौन से, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका के अंदर इन्हें ग्रो किया जाता है। ये तो थे बेटा सारे कौन से फूड क्रॉप के अंदर जो आते हैं। अब फूड क्रॉप के अलावा भी कुछ ग्रेन्स हैं जिसमें देखिए कौन कौन सी आती हैं फूड क्रॉप्स अदर दैन ग्रेन्स। तो कौन कौन सी आती है, सबसे फर्स्ट आती है इसमें शुगर केन। तो शुगर केन क्या है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल प्रकार की एक फसल है, एक क्रॉप है। इसके लिए 21 से 27 टेम्परेचर और 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की रेनफॉल की आवश्यकता होती है। और अगर इसे कम पानी वाले एरियाज में ग्रो करना हो तो इसके लिए क्या है, वहाँ पर इरिगेशन की हेल्प से इसे ग्रो कर सकते हैं। और इसके लिए मैनुअल लेबर जो होती है, बहुत अधिक मैनुअल लेबर की ज़रूरत होती है। किसको, शुगर केन के लिए बहुत अधिक, ये मशीनों से काम कम होता है इसके अंदर, शुगर केन के अंदर मैनुअल वर्क ज़्यादा किया जाता है। आगे बेटा, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन ओनली आफ्टर ब्राज़ील, मतलब फर्स्ट नंबर ब्राज़ील, सेकेंड नंबर इंडिया का आता है। और इसके द्वारा चीनी, गुड़, खांडसरी और मोलाइसिस, इन सब चीज़ों को इसके द्वारा, गन्ने के द्वारा प्राप्त किया जाता है, शुगर केन के द्वारा। और कहाँ कहाँ पर ग्रो होता है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा के अंदर इसे ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट आता है बेटा ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स में देखिए जिसे हिंदी में तिलहन कहा जाता है। तो इसका ना देखिए तिलहन में कौन कौन से आते हैं, तिलहन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 2016 का जो रेशियो है उसके अकॉर्डिंग जो भारत है वो क्या है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना। चाइना के बाद सेकंड नंबर आता है भारत का। और इसके अलावा इन रेप सीड प्रोडक्शन इंडिया वाज थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन वर्ल्ड आफ्टर कनाडा एंड चाइना इन 2016। और जो रेप सीड है उसके अंदर क्या है, जो भारत का है वो थर्ड नंबर पर भारत का स्थान आता है रेप सीड के अंदर। और इसके द्वारा क्या है, फर्स्ट नंबर किसका आता है, कनाडा का, सेकंड आता है चाइना का और थर्ड नंबर किसका आता है, थर्ड नंबर आता है भारत का। ये थर्ड नंबर पे भारत आता है। ओके, आगे देखिए बेटा, आगे आता है मेन ऑयल सीड्स का ना क्या क्या चीज़ें आती है, देखिए ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीशम जिसे तिल का तेल कहा जाता है, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, लिनसीड एंड सनफ्लावर।
ये सारे किस्में तिलहन के अंदर आते हैं, जिससे क्या तेल प्राप्त किया जाता है। तो इनको मोस्टली को क्या है, इन सभी को मोस्टली खाने के अंदर यूज़ किया जाता है। कुछ को क्या है रॉ मटेरियल के रूप में भी यूज़ किया जाता है, जिससे साबुन बनाई जाती हैं, कॉस्मेटिक के आइटम बनते हैं, और ऑइंटमेंट यानी कि जो सजावट की जो चीज़ें होती हैं वो सौंदर्य प्रसाधन उसके अंदर भी क्या है इसे यूज़ किया जाता है। जो ग्राउंडनट है इसके अंदर, वो ग्राउंडनट क्या है खरीफ की क्रॉप है, ग्राउंडनट इज खरीफ क्रॉप। और गुजरात क्या है, गुजरात सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है भारत के अंदर, उसके बाद राजस्थान और आंध्र प्रदेश का नाम आता है। ओके बेटा, ये था ग्राउंड इसका ऑयल सीड्स का। नेक्स्ट आता है टी, चाय का। देखिए टी के अंदर देखिए क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ तक हो गया बेटा हमारा। नेक्स्ट आता है चाय। टी के अंदर देखिए चाय, कॉफ़ी, थोड़ा सा और करते हैं बेटा इसके अंदर फटाफट। चाय के अंदर देखिए चाय क्या है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंदर इसका एग्जाम्पल आता है। और जो चाय क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप है, हमारे भारत की बहुत इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप है। शुरुआत में क्या है देखिए चाय के बारे में ब्रिटिश अंग्रेज़ों के बारे में पता लगा था, लेकिन आज क्या है हमारे भारत की जो चाय पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा फेमस है। और जो चाय है वो क्या है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट की इसके लिए आवश्यकता होती है, और वेल ड्रेन्ड सोइल इसके लिए ज़्यादा बहुत इम्पोर्टेंट होती है, और इसके लिए गर्म और मॉइस्ट फ्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। इसके अंदर ये चाय को ग्रो किया जाता है। ओके, जो चाय इज़ अ लेबर इंटेंसिव, जो टी क्या है, टी के लिए क्या बहुत अधिक मैनुअल वर्क की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसकी पत्तियों को तोड़ कर उसके द्वारा तैयार किया जाता है, चाय को तैयार किया जाता है। मेजर चाय टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में कौन से आते हैं, आसाम, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला के अंदर क्या है, और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय और आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा में भी चाय प्रोड्यूस की जाती है। नेक्स्ट आता है बेटा कॉफ़ी। कॉफ़ी में देखिए बेटा कॉफ़ी में क्या क्या आता है। जो कॉफ़ी है वो इंडिया के अंदर इंडियन जो कॉफ़ी है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत अधिक फेमस है, और भारत में अरेबिका जो वैरायटी है वो यमन से ही इसे प्रोड्यूस किया गया था, और इस वैरायटी क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। और सबसे पहले क्या बाबा बुदन की जो पहाड़ियाँ हैं, हिल्स हैं, वहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी, और मोस्टली नीलगिरी की पहाड़ियों पर कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में कॉफ़ी को ग्रो किया जाता है। ये था बेटा कॉफ़ी का। तो आज हमने बेटा लगभग हाफ चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब जो इसका रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आप इसको अच्छे से देखिए, समझिए, और अगर आपको इस हाफ पार्ट में कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू बेटा।